हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है उपसर्ग। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको किसी भी बुक से एक सिंगल पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी पूरी की पूरी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम, टेट, सुपर टेट, सी टेट, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले देखो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कहते रहते हैं कि सर ठीक से दिखाई नहीं देता, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को वाइड कर लीजिए। अगर मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वाइड कर लीजिए, अगर पीसी पे देख रहे हैं तो कोई इशू है ही नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये है उपसर्ग। उपसर्ग आपने इंग्लिश में एक चीज पढ़ी होगी, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? देखो, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और सफिक्स होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स से देखो एक शब्द से क्या निकलता है, प्री का मतलब पहले और फिक्स मतलब जो पहले, किसी शब्द के पहले फिक्स होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करते हैं क्या कहाँ राम कहानी है, कैसे है, तो देखते रहिए आप लोग। देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग। उप शब्द का अर्थ होता है समीप, उपसर्ग का अर्थ होता है समीप। आपने और भी चीजों में देखा होगा, उपनिषद देखा होगा आपने, उपनयन देखा होगा, है ना, इस तरह से, और उपासना आपने देखा होगा। तो इन तीनों का शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं बैठता है समीप। तो उप शब्द का अर्थ होता है समीप और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी कि ऐसा कोई शब्दांश जो किसी शब्द के समीप आ जाता है और फिर किसी तीसरे शब्द की सृष्टि होती है, कोई तीसरा शब्द बनता है, तो ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। थोड़ा और आगे डिटेल में समझते हैं। समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आराम से समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह का वाइड कवरेज, जितना वाइड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरे YouTube पे आप खोल के देख लेना, आपको इस तरह की वाइड कवरेज कभी नहीं मिलने वाली है। मैं बिल्कुल इस तरह पढ़ा रहा हूं जैसे मैं आपके लिए एक किताब हूं बोलने वाली। तो देखिए इसमें क्या चीज है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनना। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे। एक ऑफिशियल एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि, आदि का मतलब क्या होता है? पहले। देखो, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत में। और अंत का मतलब होता है आखिरी में। तो आदि अंत, आपने ये चीज सुनी होगी, आदि का विलोम शब्द होता है अंत, तो विलोम है आदि अंत। जो शब्दांश शब्दों के आदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूर्व का मतलब यहां पूर्व दिशा में नहीं है, पूर्व का मतलब है पहले। तो वे शब्दांश जो शब्दांश शब्दों के आदि या पूर्व में जुड़ जाते हैं, पूर्व में जुड़कर उस शब्द को, जिस शब्द के साथ वो शब्दांश जुड़ रहे हैं, उस शब्द को एक नया अर्थ या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उन्हें एक विशेष अर्थ या अलग अर्थ प्रदान करते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, शब्द है प्रहार, शब्द है प्रहार। प्रहार शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, प्र से मिलकर बना है, साथ में हार। देखो, हार अगर खाली इस शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको दिखेगा डिफीट, हार जाना, किसी से हार जाना, पराजय हो जाना। तो ये शब्द का अर्थ निकल रहा है हार का। पर जब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये शब्द बन जाता है प्रहार। और प्रहार शब्द का अलग ही अर्थ निकल के आता है। प्रहार शब्द का अर्थ निकल के आता है आक्रमण, किसी पे हमला कर देना। तो देखो, किसी भी शब्द से पहले ये शब्दांश जुड़ गया और उसको तीसरा अर्थ प्रदान किया तो क्या बना? प्रहार बना। उसी प्रकार देखो, अति का अर्थ होता है अधिक, अति का अर्थ होता है अधिक। और क्रमण, देखो क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो गया तो अतिक्रमण का अर्थ होता है
क्या चीज कि कोई चीज ज्यादा मतलब किसी पे कब्जा कर लेना, कहीं किसी अनाधिकारिक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेना, ये अतिक्रमण है। तो ये रही पूरी की पूरी उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछता है, उपसर्गों के प्रकार पूछता है तथा उन उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों के प्रकार हैं 5 प्रकार के उपसर्ग हमारे मनीषियों ने बताए हैं, विद्वानों ने बताए हैं। कौन कौन से हैं तथा उनकी संख्या क्या है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, देखो हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही है। आपने हिंदी का विकास क्रम पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर सीरीज में चले जाइए हिंदी साहित्य की, उसमें हिंदी का विकास क्रम पढ़ा हुआ है, आप आराम से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, तो उसमें आपको पता लगेगा संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवहट्ट आई, अवहट्ट से हिंदी आई। तो ये पूरा का पूरा हिंदी का विकास क्रम है। तो संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग देखो, अब ये है पहला उपसर्ग का प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग, तीसरे हैं उर्दू या फारसी के उपसर्ग, चौथे हैं सॉरी मैंने यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूं। संस्कृत के यहां पे है संस्कृत के उपसर्ग हाँ ओ सॉरी ये ठीक ही था, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यही है यहाँ पे, सॉरी मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, ये चौथे टाइप के उपसर्ग हैं। और 5वें टाइप के उपसर्ग हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इनमें से आपको 4 पढ़ने जरूरी है, 5वां कुछ खास नहीं है। तो हम इनकी संख्या के बारे में समझ लेते हैं। देखो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 भी बताई जाती है और 19 भी बताई जाती है। पर जो आपको ध्यान रखना है संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 और किन के अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार है। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि भरत मुनि के अनुसार उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो बोलना पड़ेगा 22 है। और किसी में परीक्षा में 22 ना हो तो 19 हो, आप लगा सकते हैं, पर आपको पहला अगर 22 और 19 दोनों हो तो आपको प्रेफरेंस रखना है 22 का। उसके बाद हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, कहीं कहीं 10 भी लिखे हुए हैं, कहीं कहीं 12 भी लिखे हुए हैं, पर आपको 13 को प्रेफर करना है। अगर 10, 12, 13 हो, और अगर इनमें से अलग अलग हो, खाली 13 हो तो 13 पे, खाली 10 हो तो 10 पे, खाली 12 हो तो 12 पे, और तीनों एक साथ हो या दो कोई एक साथ हो तो आपको 13 पे निशान लगा देना है, आंसर क्लिक कर देना है। उसके बाद उर्दू या फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या है 19। तो आपको इनकी संख्याओं को भी ध्यान रखना है। तो 5 तरह के उपसर्ग आए, संस्कृत के उपसर्ग आए, हिंदी के उपसर्ग आए, उर्दू या फारसी के उपसर्ग आए। चौथे हैं उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। देखो मैंने आपको शब्द भेद पढ़ाया है, शब्द भेद की वीडियो आप हिंदी जो सामान्य हिंदी का फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो उसमें शब्द भेद में मैंने प्रयोग के आधार पर शब्द बताए हैं। उसमें 2 तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे तो वो लड़के के लिए प्रयोग हो रहे हो चाहे वो लड़की के लिए प्रयोग हो रहे हो, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे आज, कल, परसों, तो, नहीं, वह। तो जैसे ये है, आप ले सकते हैं कि आज राम दिल्ली गया, तो आज पे कोई फर्क नहीं है। आज रमा दिल्ली गई, तो आज पे कोई फर्क नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई असर ही नहीं होता है, वो जो कि तो बने रहते हैं, उनको बोलते हैं अविकारी शब्द, और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो संस्कृत के वे अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, वो भी उपसर्गों के एक प्रकार में एक है। और अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे आते हैं, जैसे सब लग जाता है, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस क्या है, ये इंग्लिश का है, सब क्या है, इंग्लिश का है। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, तो ये हेड क्या है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये आपको याद रखने। पर हम जो चर्चा करने वाले, देखो मैंने आपके लिए पूरा लिख रखा है, अगर आपने इनमें से कर लिया तो आपको बुक से करने की कोई भी नीड नहीं पड़ने वाली है। तो देखो एक तरफ मैंने उपसर्ग, अब सबसे पहले हम संस्कृत वाले डिस्कस करेंगे। संस्कृत वालों में देखो 22 हैं, 22 के 22 मैंने लिख रखे हैं।
उपसर्ग हैं उनके अर्थ क्या हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे पास ना थोड़ा यहां से मैं लिखता आ रहा था अति से, और वी तक मैंने लिखा था, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी पड़ गई थी तो मैंने 2 उपसर्ग ऊपर लिख दिए। तो हम अति से शुरू करते हैं। अति, देखो अति जो शब्द है, अति जो शब्दांश है, अति जो उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक। बोलते हैं ना कि भाई किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अति का मतलब ज्यादा अंत की मत उतारो भाई, ऐसे बोलते हैं। अति मत करो कि अति हर चीज की बुरी होती है, वही अति का मतलब अधिक होना। तो अधिक है, तो इससे जो शब्द बनते हैं, इनसे जो शब्द बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अत्यधिक, अत्यंत। तो आप देखो यहां पे तो संधि हो रही है, तो अत्यधिक और अत्यंत, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति जमा अधिक, अति प्लस अंत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अति से, अति का अर्थ होता है अधिक, और इनसे जो शब्द बनते हैं अत्यधिक बनते हैं, अत्यंत बनते हैं। पूछेगा तो बता देना अति है। उसके बाद अधि, अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब जो ऊपर है, श्रेष्ठ है हमसे, मतलब किसी भी चीज से ऊपर है, किसी भी चीज से श्रेष्ठ है, उस वहां यूज करते हैं ये अधि नाम का उपसर्ग। और जैसे कि आप बोलो अधिकार, इससे बना है अधिकार। अधिपति एक शब्द होता है अधिनायक, जनगण मन अधिनायक जय है। तो अधिनायक का मतलब क्या है कि नायकों का भी नायक है, उसको अधिनायक कहते हैं। तो अधिपति जो पतियों का भी पति है, पति मतलब क्या कहते हैं? शासक को कहते हैं। तो जो पतियों का भी पति है, शासकों भी शासक है, उसको अधिपति कहते हैं। ये श्रेष्ठ की सेंस देता है। पेपर में पूछ लिया जाए अधिकार, अधिपति में कौन उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। उसके बाद अनु, अनु का मतलब होता है पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। ये अनुसरण, ये यहाँ शब्दांश, इससे प्रत्यय उपसर्ग का अर्थ निकलता है पीछे, और इससे क्या निकल के आता है? अनुचर। और दूसरा शब्द क्या निकल के आता है? अनुकरण। अनुकरण करना मतलब इंग्लिश में होता है फॉलो करना, कि भाई मैं उसको फॉलो करता हूं, यानी कि मैं उसका अनुकरण करता हूं, मैं उसका अनुचर हूं। अनुचर का मतलब क्या है? कि मैं उनके साथ रहता हूं, उनके पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये है अनुचर और अनुकरण। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु। उसके बाद अप, अप का मतलब होता है बुरा, अप का मतलब होता है बुरा। और देखो उपसर्ग से शब्द बनते हैं अपयश, अपमान। तो यश, यश, यश का मतलब क्या होता है? कीर्ति। भाई समाज में हमारी जिसको बोलते हैं नेम, फेम बोलते हैं, फेम, कि भाई बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है, यश है हमारा। और ऐसे ही मान, वही सेंस निकल के आ रही है। और जब अप उपसर्ग इनसे जुड़ जाता है तो अपयश बन जाता है, अपमान बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी, अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब होता है सामने, अभी का मतलब होता है सामने। तो इससे कौन सा शब्द बनता है? अभियान, अभिनय। देखो अभिनय क्या होता है? अभिनय होता है एक्टिंग, और एक्टिंग किसके सामने, किसके सामने की जाती है? ऑडियंस के सामने आप अभिनय करते हैं, तो सामने की सेंस आती है। तो आप देखते पहचान जाना कि अभियान में अभी उपसर्ग है, अभिनय में अभी उपसर्ग है। उसके बाद अव, अव का मतलब होता है हीन, कमी होना। किसी के पास हीन मतलब किसी के पास कमी होना या उस चीज से हीन होना। ठीक है, तो देखो अव से कौन कौन, अव उपसर्ग से कौन कौन शब्द बन रहे हैं? अवगुण बन रहा है, अवनति बन रहा है। अवगुण मतलब किसी में गुण होते हैं तो गुण कहे जाते हैं, और किसी में कोई बुराइयां होती है तो यार बड़ा अवगुणी है, बड़े अवगुण हैं इसमें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में एक होती है उन्नति, उन्नति करने का मतलब बढ़ावा होना, ऊंचा उठना, और उसका मतलब उत्थान होना। और अवनति का मतलब क्या होता है? कि गर्त में जाना, नीचे जाना, अपनी जिंदगी बर्बाद होना। तो ये शब्द, ये अवनति में कौन सा उपसर्ग है? अव है। उसके बाद आ का मतलब, आ की सेंस है तक, आ की सेंस है तक, टिल की सेंस होती है, अप टू की सेंस होती है इंग्लिश में, आपने पता होगा, देख सकते हैं। तो देखो इससे तक की सेंस होती है। और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? आजीवन, आजीवन का मतलब क्या होता है? कि जीवन के अंतिम क्षण तक। ठीक है, जीवन के अंतिम क्षण तक। आगमन का मतलब होता है किसी के आ जाने तक। तो ये देखो तक की सेंस आ रही है। उसके बाद उत है, उपसर्ग है उत। और देखो यहां पे लगा हुआ है हलंत, ये छोटा जो ऐसे बिंदी, ऐसे डंडा लगा होता है, ये होता है हलंत, ये होता है विसर्ग। और किसी शब्द के, किसी वर्ण के नीचे ऐसे बिंदी लगी होती है तो उसमें इसको बोलते हैं नुक्ता। द्विगुण व्यंजन आपने पढ़े होंगे, अड़, अड़ और अढ़ द्विगुण व्यंजन पढ़े होंगे, उक्षिप्त व्यंजन पढ़े होंगे, उसमें ये नुक्ता प्रयोग होता है। तो ये हलंत है, और जहां भी ये हलंत लगा होता है वो आधा होता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। तो उत उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ऊंचा और श्रेष्ठ होता है। तो देखो उत्कर्ष इससे बना उत्तम,
उत्तम बना। तो उत्तम में उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है भाई, यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। तो वहां पे खाली अगर उत लिखा होगा और दूसरे में ये भी लिखा होगा, आधा त लिखा होगा या हलंत लगा होगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद है उद। उद एक उपसर्ग है जो संस्कृत का उपसर्ग है। इसका मतलब भी क्या होता है? ऊपर उठना, ऊपर। तो देखो उद्भव आपने सुना होगा, उद्भव कि भाई आज भारत बड़ा उद्भव को प्राप्त हो रहा है, यानी कि उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उद्भव। और उसके बाद उद्गम। उद्गम का मतलब क्या है? निकलना। आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, जो यमुना है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, नर्मदा का उद्गम स्थान कौन सा है। तो उद्गम का मतलब है ऊपर उठना, ऊपर उठना। तो उद्गम उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है। उसके बाद उप उपसर्ग है, उप। और उप उपसर्ग में, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है ना। देखो ये जो उपसर्ग शब्द है इसमें भी ये उप जो है ये उपसर्ग ही है। तो इसका मतलब क्या होता है? निकट। तो इससे कौन कौन शब्द बनते हैं? उपदेश बनता है, उपवन बनता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो उपसर्ग आता है वो आता है दुर। दुर, देखो दुर में कैसा है? ये हलंत लगा हुआ है यहाँ पे। और देखो ये दुर है, हमारे क्षेत्र में तो बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ पे कौरवी का क्षेत्र है जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है। ये कौरवी यानी खड़ी बोली का क्षेत्र है। और यहाँ पर भी अलग अलग एक्सेंट मिलते हैं। तो हमारे एरिया में तो एकदम जैसे भी कोई बात हो जाती है तो एकदम बोलते हैं दुर यार ये क्या कर दिया, दुर यार ये क्या कर दिया, इस तरह से हमारे क्षेत्र में बोलते हैं। तो दुर का मतलब क्या होता है? बुरा, नेगेटिव सेंस जाता है दुर, है ना। तो दुर की सेंस कैसी होती है? बुरे की नेगेटिव सेंस होती है। और देखो क्या दुर्जन इससे बनता है, दुर्गम इससे बनता है। दुर्जन का मतलब क्या है? कि अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है। दुर्गम का मतलब क्या है? गम, जो गम है ये गम धातु है, जाने के सेंस में प्रयुक्त होती है। तो दुर्गम बना हुआ है किससे? दुर उपसर्ग से। उसके बाद दुस है, दुस। दुस में भी देखो ये स आधा है, हलंत लगा हुआ है। इसका भी मतलब क्या होता है? बुरा और कठिन होता है। और इससे जो शब्द बना हुआ है वो बना हुआ है दुष्चरित्र, दुष्कर। दुष्चरित्र क्या होता है? कैरेक्टरलेस, जिसको बोल देते हैं हिंदी में कि यार बड़ा दुष्ट, इसका ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। और दुष्कर, दुष्कर क्या होता है? कि कार्य बड़ा दुष्कर था भाई, यार रास्ता बड़ा दुष्कर था, दुर्गम रास्ता था, दुष्कर रास्ता था। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। देखो पेपर में अगर दुष लिखा होगा तो आप ये वाला श मत बना देना, आपको ये वाला श, ये आपको ये वाला स बनाना है और नीचे हलंत है। उसके बाद निर उपसर्ग है। निर भी देखो यहाँ पे र आधा है और इसका भी मतलब क्या होता है? बिना, निषेध में जाता है। ये भी निषेधात्मक है, बिना में जाता है। जैसे निरपराध, निर्जन। निरपराध मतलब जिसने अपराध न किया हो। निर्जन मतलब ऐसा स्थान जहां पे कोई भी आदमी दिखाई ना देता हो। तो निरपराध और निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। उसके बाद अगला उपसर्ग आता है नी, और ये भी निषेधात्मक सेंस में जाता है। और इससे शब्द जो बनता है वो निवारण शब्द बनता है। आपको ये चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद परा शब्द, परा उपसर्ग आता है। और परा का मतलब होता है विपरीत। परा का यहाँ जो सेंस आता है वो विपरीतार्थक सेंस में जाता है, उल्टी सेंस में जाता है। मतलब ये काम हो रहा है और परा लगते ही उसका अपोजिट विलोम में चला जाएगा। जैसे जय है, जय का मतलब क्या होता है? जीतना, जीत होना, विजय होना। और जैसे उसके सामने परा उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पराजय, हार बन जाएगा। तो ये क्या है? उल्टी सेंस दे रहा है, यहाँ पे अलग से सेंस दे रहा है विलोम की। तो पराजय और पराभव। उद्भव, उद्भव का उल्टा होता है पराभव। उद्भव का मतलब ऊंचे उठना और पराभव का मतलब नीचे गिरना। तो पराभव और पराजय परा उपसर्ग से बने। उसके बाद ये परी, परी का मतलब होता है चारों तरफ। आपने पर्यावरण सुना होगा और आपने बहुत ज्यादा लिखा भी होगा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परी प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। तो चारों तरफ की जो सेंस देता है वो परि उपसर्ग देता है। और इससे शब्द बनते हैं परिजन और पर्यावरण। परिजन, कौन परिजन? हम बोलते हैं ना कि हमारे परिजन। परिजन वो ऐसे जन, ऐसे व्यक्ति जो हमें हमेशा चारों तरफ से घेरे रहते हैं, हमारी सुरक्षा में रहते हैं, उनको परिजन कहते हैं। और पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद प्र उपसर्ग आया, प्र, और प्र का मतलब होता है अधिक। प्र उपसर्ग का अर्थ निकलता है अधिक। और इससे जो शब्द बन रहे हैं वो प्रख्यात बन रहा है, प्रबल बन रहा है। तो प्रख्यात, ख्यात का मतलब होता है फेमस। और प्र लगते ही प्रख्यात,
यानी कि और भी ज्यादा फेमस, मतलब मोस्ट फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है तो प्रख्यात लगा देंगे। उसके बाद प्रबल यानी बल है, और प्र लग गया यानी कि बहुत ज्यादा बल है, प्रबल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रति, प्रति का सेंस भी निकलता है उल्टा, विलोम में ही शब्द सेंस निकलता है, इसका उल्टी सेंस निकलती है, और इससे जो शब्द बनता है वो प्रतिकूल बनता है और प्रत्यक्ष बनता है। और प्रत्येक, तीन शब्द बनते हैं, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और प्रत्येक। प्रतिकूल में तो आप देखते पहचानेंगे प्रति उपसर्ग है, पर प्रत्यक्ष में और प्रत्येक में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे संधि हो जा रही है। तो प्रत्यक्ष तो आप थोड़ा बोल के देखेंगे, प्रति जमा अक्ष, प्रति जमा अक्ष, प्रति जमा एक, तो प्रति जमा एक, प्रति जमा अक्ष कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और उसके बाद वि उपसर्ग है, ये विशेष सेंस देने के लिए यूज होता है। और इससे एक शब्द इंपॉर्टेंट है विदेश। विदेश है किसी नई बात को बताना, किसी विशेष बात को बताना। अब दो संस्कृत के 20 हो चुके हैं, दो ऊपर बचे हैं। सम, सम हमेशा दिखाता है उत्तम के लिए। सम जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है उत्तम, और इससे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं संस्कार। क्या बनते हैं? संस्कार और संभव। अगर आप इनको इसको थोड़ा धीरे से बोल के देखो तो आपको संस्कार नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे संस्कार। क्या बोलेंगे? संस्कार। थोड़ा मेरे होठों पे ध्यान दीजिए, संस्कार, संस्कार, तो आपको एकदम से आ जाएगा क्या? संस्कार, यानी कि अच्छे संस्कार। संभव, क्या बोलेंगे? संभव। तो संभव में देखो सम उपसर्ग लगा हुआ है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आती है ना तो यार मैक्सिमम शेयर करना, हर एक जरूरतमंद बंदे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सारा का सारा कंटेंट फ्री है, आपसे मैक्सिमम शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। उसके बाद सु, जो सु उपसर्ग है इसका अर्थ होता है अच्छा। और देखो जैसे ये लग जाता है जन, जन के सामने सुजन लग जाता है, यानी कि अच्छा इंसान, अच्छे आदमी। उसके बाद सुगम, सुगम लग जाता है, यानी कि गम का मतलब क्या है कि आसान, मतलब गम जाने की सेंस में, गम धातु से बनता है, जाने की सेंस में बनता है, तो सुगम है। और सुगम बन जाता है, यानी कि अच्छा रास्ता, जाने में आसान, इस तरह की सेंस बन जाती है। तो देखो उपसर्ग मैंने आपको समझा दिए, संस्कृत के 22 समझा दिए। अब समझते हैं हिंदी के। अब हिंदी के समझेंगे और देखेंगे। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 के 22 का अर्थ क्या होता है, और उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब दूसरे हम देखते हैं इधर हिंदी के उपसर्ग जो 13 हैं उनसे बनने वाले शब्दों को, उनके अर्थ, और जो उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं उनकी संख्या 19 है, उनसे बनने वाले शब्दों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोबारा देखो, अब हिंदी का उपसर्ग है अ, और जो अ है वो नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस देता है, जैसे भाव, अभाव। तो भाव का मतलब क्या होता है? किसी के लिए कोई फीलिंग्स होना, और अ लगते ही क्या हो जाएगा? उसका विरोध हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो अ हमेशा क्या रखेगा? अ रखेगा, नकारात्मक प्रभाव रखेगा। और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? अछूत, अथाह, अटल। अछूत, छूत क्या होता है? देखो ये शब्द है अछूत है, छूत है। छूत का मतलब सीधे सीधे ये है जो छूने योग्य, जो छू सकते हैं। और अ लगते ही अछूत, यानी कि जिसको छू नहीं सकते। तो अ का प्रभाव कैसा हो रहा है? नकारात्मक, यानी उल्टा प्रभाव हो रहा है। अथाह जो शब्द है, अथाह, था का मतलब है जिसकी था ले सकें, समुद्र की था ले सकें, किसी व्यक्ति के धैर्य की था ले सकें। पर अथा आ जाता है तो नेगेटिव सेंस हो जाती है, तो अथा में अ उपसर्ग। ऐसे ही अटल के टल जाता है, टल जाता है। अटल का मतलब है दृढ़ है, सुदृढ़ है, और अटल में जो उपसर्ग है वो अ है। उसके बाद अन, अन भी नकारात्मक भावना को दर्शाता है, नकारात्मक सेंस को दिखाता है, नेगेटिव सेंस को दिखाता है। देखो किसी चीज का मोल है, अन लगते ही वो अनमोल होगी, पहले उसका कुछ मूल्य था अब नहीं है। इस तरह किसी के साथ हमारी बनती है और अन लगते ही अनबन हो गया, अनमोल हो गया, तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद क है, क का जो अर्थ होता है वो बुरे की सेंस में होता है, बुरा, गंदा। तो देखो एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। तो कपूत क्या होता है? देखो बेकार लड़का, गंदा लड़का, एक अच्छा पुत्र साबित नहीं होता, जो उसको कपूत कहते हैं। इस तरह कू भी उपसर्ग है, इसका भी अर्थ बुरा होता है। कुचाल, कुचैला, तो इनमें पूछेगा तो क्या आएगा? कु उपसर्ग आ जाएगा। और देखो कुचाल, चाल चलन बोलते हैं ना कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है, और इस लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है, इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, तो इसी सेंस में लेते हैं। तो कुचाल मतलब, चाल मतलब कि अच्छा है सब, और कुचाल लगते ही ठीक नहीं है। मैला, कुचैला, कुचैला का मतलब क्या है? गंदे हो जाना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? कु। उसके बाद दू,
दू जो शब्द है उसका जो दू जो शब्दांश है, उपसर्ग है जो दू, उसका अर्थ निकलता है कम, लो, कमी होना, और तो इसी शब्द बनता है दुबला, यानी कि बल नहीं है उसके अंदर, दुबला है वो। ठीक है, आगे बात समझते हैं। उसके बाद नी जो है वो भी नकारात्मक सेंस रखता है। और देखो डर, डर है मतलब डर लगता है, और नी लगते ही एकदम नकारात्मक, मतलब उल्टी सेंस उसने एकदम से दिखाई, तो निडर बन गया, निहत्था बन गया इससे। तो इनमें कौन सा है? नी है। उसके बाद है औ, उसके बाद औ है, और औ कहां लग जाएगा? ये संस्कृत में है अव, संस्कृत में है अव, यानी कि तत्सम है, तत्सम तद्भव मैंने आपको बता दिए। अव जो है वो संस्कृत में है, और तद्भव यानी हिंदी तक आते आते इसका रूप परिवर्तित हो गया, तो अव का औ हो गया, अव का औ हो गया। तो देखो वहां पे था अवगुण और यहां पे हो गया अवगुण। तो औ का मतलब क्या होता है? हीन। अव का मतलब भी क्या होता है? हीन। ये मैंने आपको बताया। तो अवगुण जो शब्द बना है वो औ उपसर्ग से बना है। उसके बाद भर जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है पूरा, कंप्लीट, है ना। तो इससे शब्द कौन सा बनता है? भरपूर, भरपेट, भरसक, ये शब्द इससे बनते हैं। उसके बाद जो सु है, सु का मतलब होता है अच्छा, और देखो इससे शब्द बनते हैं सुडोल, सुजान। अभी मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं है, पर मैं आपको एक इससे संबंधित वो बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाए तो सु और कु से संबंधित कभी ना कभी आपको एक जोक सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद है अध। क्या है? अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध जो है वो आधे की सेंस में प्रयोग होता है उपसर्ग, और इससे क्या बनेगा? अधपका, अधमरा, यानी कि आधा के पक गया है पर अध पका है भाई, यानी कि पूरी तरह से नहीं पका है। उसके बाद अधमरा के ये तो मर गया, या फिर पीट दिया, इतना कूट दिया उसको पकड़ के, दे मुक्के दे मुक्के दे मुक्के, उसको एकदम दबा के मारा, तो वो अधमरा हो गया। मरा नहीं है, अधमरा है, इस बीच में लटक गया है। उसके बाद उन उपसर्ग जहां आ जाता है वो एक कम की सेंस दिखाता है, जैसे 29 यानी कि 30 में एक कम, 59 यानी कि 60 में एक कम, 39 यानी 40 में एक कम, 79, इस तरह से पूरे जो भी आ रहे हैं तो इनमें उन उपसर्ग है। उसके बाद पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा, और इससे शब्द कौन कौन से बन रहे हैं हिंदी में? परलोक। देखो लोक ये है और परलोक कोई और है, जैसे स्वर्ग, नरक और अलग अलग जो लोक हैं उनकी भावना की जाती है, उनकी मान्यता है। तो दूसरा जो है वो परलोक है। और परहित, अपना हित करना और दूसरे का हित करना। परहित सरस धर्म नहीं भाई। देखो जिंदगी में दोस्तों सब दुनिया भर के लोग पैदा होते हैं यार, मर जाते हैं लोग, पर केवल अपने अपने लिए करते रहते हैं। मजा जब है जब आप दूसरों के लिए जी के देखो, और दूसरों के लिए आप जो लोग यहाँ देख रहे हो ना भाई वीडियो, मैक्सिमम लोग उसमें मिडिल क्लास लोग होंगे जो केवल कमाते खाते हैं और इसी धुन में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इस धुन में ये मत भूलो कि आप आदमियों के बीच में रहते हो, आपकी जरूरत तमाम लोगों को है। तो जितना आपसे हो सके भाई दूसरों की मदद करना सीखो। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों का भला करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद ये देखो परलोक, परहित किससे बने? पर से बने। उसके बाद बिन की सेंस आती है बिना, बिना की सेंस आती है यानी उसके बिना, तो इससे शब्द बन गया बिन ब्याह। तो ये है हिंदी के 13 उपसर्ग, और इनका अर्थ देख लिया, इनका प्रयोग देख लिया हमने। ये सारे वर्ड्स हैं, अगर आप इतना भी कर लेंगे ना आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब उर्दू फारसी के देखते हैं उपसर्ग। पहला है अल। जो अल उपसर्ग है इसका अर्थ होता है निश्चित, डेफिनेट। तो इससे क्या बन जाएगा शब्द? अलबत्ता। तो पेपर में अलबत्ता शब्द आ जाए, पूछे उपसर्ग कौन है, तो अल लगाना है। उसके बाद कम है, कम का मतलब यहां पे है थोड़ा। तो देखो ये जो कम उपसर्ग है उर्दू फारसी का, इसका है मतलब थोड़ा, और क्या शब्द निकलते हैं? कमजोर। भाई बड़ा कमजोर है यार, थोड़ा मतलब हल्का है, बल कम है। जो निर्बल होता है उसको कमजोर कहते हैं। और एक बहुत बोला जाता है कम वक्त। यार कम वक्त जिंदगी, एक गाना भी है ना, वो कम वक्त इश्क गाना है, तो आपने सुना होगा, देख लेना भाई, काफी सुनने में ठीक ठाक सा लगता है। मैं गाने कम सुनता हूँ इसलिए मैं आपको कम सुना पाता हूँ, ठीक है। तो कम वक्त है। उसके बाद खुश, जो खुश है इसका अर्थ होता है अच्छा। तो इसके लिए खुश नसीब, जो खुश नसीब शब्द है वो खुश उपसर्ग से बना है। उसके बाद गैर, गैर दिखाता है निषेधात्मक सेंस, यानी उल्टी, विरोधाभास, विपरीत शब्द दिखा रहा है। देखो हाजिर और हाजिर में गैर उपसर्ग लग गया तो गैर हाजिर। और कानूनी यानी कि कानून के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉ, और गैर कानूनी हो गया कि कानून के हिसाब से नहीं चलना। तो गैर उपसर्ग से बना गैर हाजिर, गैर कानूनी। उसके बाद दर,
दर, दर का अर्थ होता है में, दर की सेंस जा रही है में। देखो आपको पता लग जाएगा दरमियान, कि तेरे मेरे दरमियान, वो है ना एक गाना भी है, पता नहीं कौन सा है यार, वो दर तेरे मेरे दियर दरमियान, यार आप देख लेना, मेरे को बता देना होगा ना। दरमियान कि तू चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे कुछ है। तो दरमियान और दरअसल, तो दरअसल और दरमियान किससे बने? दर से बने। उसके बाद ना, ना जो उपसर्ग है ये कमी या अभाव को दिखाता है। तो ना समझ, ना समझ यानी कि कमी है, समझ ही कमी है। ना पसंद यानी कि कम पसंद है। तो ये ना कमी को और अभाव को दिखाता है। उसके बाद फिल है, फिल से अब सीधे याद रखना फिलहाल इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद ब आता है, ब का मतलब है अनुसार। ब जो उपसर्ग है इसका मतलब है अनुसार। बनाम, बदौलत, बगैर, तो ये किससे बने हुए हैं? ये ब उपसर्ग से बने। उसके बाद बा, बा का जो अर्थ निकलता है वो सहित निकलता है। और बाकायदा, कायदा मतलब कि डिसिप्लिन, तो बाकायदा। उसके बाद बा अदब, बा अदब भी एक चीज होती है, बा अदब तो मतलब अदब के सहित, बाकायदा मतलब कायदे के सहित। और बा इज्जत यानी कि इज्जत के सहित, के बाकायदा इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इस तरह शब्द आपने सुने होंगे। तो ये किससे बने? बा से। उसके बाद बद, बद का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा, और इससे शब्द बनते हैं बदमाश और बदबू। तो बदबू में बू क्या होती है? गंध को कहते हैं, स्मेल को कहते हैं। और बद क्या होता है? बुरी, तो बुरी गंध क्या हुई? बदबू हुई। उसके बाद बर, बर का होता है ऊपर, बर का जो सेंस निकलता है ऊपर हो जाना। जैसे यार बर्दाश्त, बर्दाश्त का मतलब है कि अब इसको सहन नहीं किया जा सकता। बर्खास्त, तो ऊपर की सेंस निकल के आती है। बर्दाश्त बर्खास्त में बर उपसर्ग है। उसके बाद बे, बे की सेंस आती है बिना में। तो देखो बेईमान यानी कि वो बिना की सेंस होनी, उसकी कमी होना, उस चीज की कमी होना। तो बेईमान और बेइज्जत यानी कि इज्जत के बिना, ईमान के बिना, ये सेंस निकल के आती है। उसके बाद बिल, बिल की भी कोई खास सेंस निकलती नहीं है और इससे शब्द बनता है बिल्कुल। उसके बाद ला, ला का मतलब होता है रहित। तो लापरवाह यानी परवाह से रहित, लापरवाह यानी परवाह से रहित। और लाचार मतलब कि वो अपने आप चलने फिरने में सक्षम नहीं है, इसलिए लाचार। तो लापरवाह, लाचार में ला है। उसके बाद सर, सर, सर इंग्लिश वाला सर नहीं है, इसका अर्थ होता है मुख्य। तो देखो सरताज, सरताज बोलते हैं ना कि भाई तुम ही हमारे सरताज हो, यानी कि हमारे मुखिया हो। सरपंच, सरपंच एक शब्द होता है, सरपंच यानी पंचों में जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। तो इस तरह से ये शब्द किससे बने हुए हैं? सर उपसर्ग से। उसके बाद हम जो शब्द आता है ये साथी की सेंस में आता है, यानी हमदर्द कि भाई मेरे दर्द को बांटने वाला साथी। हमराह कि मेरे साथ चलने वाला साथी, मेरा राही, ये ना ये सब चीज। और फाइनली है हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक। तो हर दिन, हर साल, हर माह, तो ये सेंस निकल के आती है हर से। तो अभी तक हमने देख लिए संस्कृत के, देख लिए हिंदी के, देख लिए और उर्दू फारसी के देख लिए, अंग्रेजी के मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के वो अव्यय, संस्कृत के वो अव्यय जो उपसर्ग की तरह से प्रयोग होते हैं। तो अब तक हमने वो देख लिए सारे के सारे। अब पढ़ते हैं फाइनली उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय मैं आपको बता चुका हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला उपसर्ग जो अव्यय है संस्कृत का, वो उपसर्ग है अधः। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे। देखो इससे शब्द बनता है अधः पतन। तो इसमें अगर उपसर्ग पूछेगा तो बोल देना अधः। उसके बाद अधोगति जो शब्द है, अधोगति में जो उपसर्ग है वो अधः है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से रखना। उसके बाद अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे को जिसका मुख हो, अधोगति मतलब जिसकी गति नीचे को हो, और अधः पतन मतलब जिसका पतन हो रहा हो। नीचे को, पतन तो नीचे ही होता है। तो अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, ये किससे बने हैं? अधः से बने हैं, इसका अर्थ होता है नीचे। अंतः, अंतः का मतलब होता है भीतरी। आपने राजाओं के उसमें सुना होगा कि रानियां अंतःपुर में रहती हैं, कि अंदर एक जगह है महल में, उसको अंतःपुर कहते थे। तो अंतःकरण यानी भीतरी। अंतःकरण क्या होता है? इनकॉन्शियस होता है, कि अंदर से जो आवाज आती है जो सही गलत बताती है वो अंतःकरण होता है। अंतःपुर तो सीधे दिखाई दे रहा है, कौन सा उपसर्ग है? अंतः है। उसके बाद अ दिखाता है अभाव को, नेगेटिव सेंस दिखाता है अभाव को। शब्द बनता है अशोक, अकाल, अनीति। शोक मतलब क्या होता है? दुख होता है, सोरो होता है, सैडनेस होती है। और अलग तो क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, यानी कि प्रसन्न है। अकाल इसी से बना है। अनीति, नीति का मतलब आपकी मोरालिटी, आपकी एथिक्स है।
तो नीति है और अ लगते क्या हो जाएगा, अनीति हो जाएगा, यानी कि उसके जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो अशोक, अकाल, अनीति ये है। उसके बाद चिर, चिर का मतलब होता है बहुत देर, मतलब समय, लंबा समय। चिर का मतलब बहुत देर, और इसी से बनता है चिरंजीवी, इसी से बनता है चिरंजीवी। देखो आप लोग शादी के कार्ड देखते होंगे, उन शादी के कार्ड्स में लिखा रहता है चिरंजीवी ये और आयुष्मती ये, आयुष्मती की जगह सौभाग्यवती भी लिखा रहता है। जैसे मान लियो सौभाग्यवती पूजा, चिरंजीवी राहुल। तो एक बार एक मैंने जोक सुना था, उस जोक में बोला कि जैसे लड़की के सामने लिखा रहता है सौभाग्यवती 100 लिखा रहता है और चिरंजीवी में ची लिखा रहता है। तो उसमें क्या बात आई कि भाई ऐसा क्यों लिखा रहता है, तो लड़की वाले ने जवाब दिया कि मेरी लोंडी 100 करेगी। हमारे यहाँ लोंडी बोलते हैं ऐसे, हमारी लोंडी लड़की, कि मेरी लड़की 100 कहेगी और तेरा लोंडा ची भी नहीं करेगा, यानी मेरी लड़की 100 कहेगी और तेरा लड़का ची भी नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है, थोड़ा जोक टाइप है। तो चिर का मतलब क्या हो गया, चिरंजीवी, चिरकाल, चिरायु। तो कौन सा उपसर्ग है, चिर। उसके बाद पुनर, देखो र आधा है, पुनर का मतलब होता है फिर, दोबारा। तो पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जन्म मतलब दोबारा से जन्म होना, पुनर्लेखन मतलब दोबारा से लिखना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, पुनर। उसके बाद बहिर, बहिर का मतलब होता है बाहर, बहिर का अर्थ है बाहर, और इससे शब्द बन रहे हैं बहिर्गमन, बहिर्जगत। बहिर्गमन मतलब बाहर जाना, बहिर्जगत मतलब बाहर का जगत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट। सत, देखो त आधा है और सत का मतलब होता है सच्चा, अच्छा। तो सज्जन है। अब सज्जन में आप पेपर में आएगा उपसर्ग बताओ तो आप सज लगा देंगे, पर इसमें असलियत में क्या है, सत है। सत्कर्म में यहां पे दिखाई दे रहा है। और सदाचार में भी होता है सत जमा आचार। तो सदाचार, सत जमा कर्म, सत जमा जन, सज्जन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूरा, पूरा का मतलब होता है पुराना। तो और आपने एक सुना होगा पुरातत्व विभाग होता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, तो वो पुरानी चीजों की देखरेख करता है। तो पुरातत्व किससे बना है, पूरा से बना है। उसके बाद सम का अर्थ है यहाँ पे समान, सम का मतलब है समान, इससे शब्द बने हैं समकालीन और समदर्शी। और साथ में है सह का अर्थ होता है साथ, तो सहकर्मी और सहपाठी, इसी तरह ही शब्द बन गए। तो उपसर्ग यहाँ पे आपके पूरे हो गए। ये लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया है तो आपके भविष्य के लिए सुंदर सुंदर शुभकामनाएं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।